हारता चला गया। अफसाना निगार सादत हसन मंटो। लोगों को सिर्फ जीतने में मजा आता है, लेकिन उसे जीत कर हार देने में लुत्फ आता है। जीतने में उसे कभी इतनी दिक्कत महसूस न हुई, लेकिन हारने में अलबत्ता उसे काफी दफा तगोदो करना पड़ी। शुरू में बैंक की मुलाजमत करते हुए जब उसे ख्याल आया कि उसके पास भी दौलत के अंबार होने चाहिए, तो उसके अजीजों अकारिब और दोस्तों ने इस ख्याल का मज़े उड़ाया था। मगर जब वो बैंक की मुलाजमत छोड़कर बंबई चला गया, तो थोड़े ही अरसे के बाद उसने अपने दोस्तों और अजीजों की रुपए पैसे से मदद करना शुरू कर दी। बंबई में उसके लिए कई मैदान थे, मगर उसने फिल्म के मैदान को मुंतखब किया। इसमें दौलत थी, शोहरत थी। इसमें चल फिरकर वो दोनों हाथों से दौलत समेट सकता था और दोनों ही हाथों से दौलत लुटा भी सकता था। चुनाचे अभी तक इसी मैदान का सिपाही है। लाखों नहीं, करोड़ों रुपया उसने कमाया और लुटा दिया। कमाने में इतनी देर न लगी जितनी लुटाने में। एक फिल्म के लिए गीत लिखे, लाख रुपए धरवा लिए, लेकिन 1 लाख रुपयों को रंडियों के कोठों पर भड़वों की महफिलों में, घुड़दौड़ के मैदानों और कुमार खानों में हारते हुए उसे काफी देर लगी। एक फिल्म बनाया, 10 लाख का मुनाफा हुआ। अब इस रकम को इधर उधर लुटाने का सवाल पैदा हुआ। चुनाचे उसने अपने हर कदम में लग्जिश पैदा कर ली। 3 मोटरें खरीद लीं, एक नई और 2 पुरानी, जिनके मुतालिक उसे अच्छी तरह इल्म था कि बिल्कुल नाकारा है। ये उसके घर के बाहर गल्ले सड़ने के लिए रख दी। जो नई थी उसको गैराज में बंद करा दिया, इस बहाने से कि पेट्रोल नहीं मिलता। उसके लिए टैक्सी ठीक थी। सुबह ली, 1 मील के बाद रुकवा ली। किसी कुमार खाने में चले गए, 2-2.5 हजार रुपए हार कर दूसरे रोज बाहर निकले। टैक्सी खड़ी थी, उसमें बैठे और घर चले गए और जानबूझकर किराया अदा करना भूल गए। शाम को बाहर निकले और टैक्सी खड़ी देखकर कहा, अरे नाबकार, तू अभी तक यहीं खड़ा है? चल मेरे साथ दफ्तर, तुझे पैसे दिलवा दूं। दफ्तर पहुंचकर फिर किराया चुकाना भूल गए और ऊपर तले 2-3 फिल्म कामयाब हुए। जितने रिकॉर्ड थे सब टूट गए। दौलत के अंबार लग गए। शोहरत आसमान तक जा पहुंची। झुंझलाकर उसने ऊपर तले 2-3 ऐसे फिल्म बनाए जिनकी नाकामी अपनी मिसाल आप होके रह गई। अपनी तबाही के लिए कई दूसरों को भी तबाह कर दिया, लेकिन फौरन ही आस्तीनें चढ़ाई। जो तबाह हो गए उनको हौसला दिया और एक ऐसा फिल्म तैयार कर दिया जो सोने की कान साबित हुआ। औरतों के मामले में भी उनकी हार जीत का यही चक्कर कार फरमा रहा है। किसी महफिल से या किसी कोठे पर से एक औरत आई, उसको बना सवार कर शोहरत की ऊंची गद्दी पर बिठा दिया और उसकी सारी निस्वानियत मुसख्खर करने के बाद उसे ऐसे मौके मुहिम पहुंचाए कि वो किसी दूसरे की गर्दन में अपनी बाहें हमायल कर दे। बड़े बड़े सरमायादारों और बड़े बड़े इश्क पेशा खूबसूरत जवानों से मुकाबला हुआ। सर धड़ की बाजियां लगीं, सियासत की बिसातें बिछीं, लेकिन वो इन तमाम खारदार झाड़ियों में हाथ डालकर अपना पसंदीदा फूल नोच कर ले आया। दूसरे दिन ही उसको अपने कोट में लगाया और किसी रकीब को मौका दे दिया कि वो झपट्टा मार कर ले जाए। उन दिनों जब वो फारिस रोड के कुमार खाने में लगातार 10 रोज से जा रहा था, उस पर हारने ही की धुन सवार थी। यूं तो उसने ताजा एक बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस हारी थी और 10 लाख रुपए एक फिल्म में तबाह कर दिए थे, मगर इन 2 हादसों से उसकी तबीयत सैर नहीं हुई थी। ये 2 चीजें बहुत ही अचानक तौर पर उसके हाथ से निकल गई थीं। उसका अंदाजा इस दफा गलत साबित हुआ। चुनाचे यही वजह है कि वो रोज फारिस रोड के कुमार खाने में नाप तोल कर एक मुकर्ररा रकम हार आता था। हर रोज शाम को अपनी जेब में 200 रुपए डालकर वो पौन पुल का रुख करता। उसकी टैक्सी
टिकपाइयों की जंगला लगी दुकानों की कतार के साथ चलती और वो जाकर बिजली के खंबे के पास रुक जाती। अपनी नाक पर मोटे मोटे शीशों वाली ऐनक अच्छी तरह जमाता, धोती की लांग ठीक करता और एक नजर दाएं जानिब देखकर जहां लोहे के जंगले के पीछे एक निहायत ही बदशक्ल औरत टूटा हुआ आईना रखे सिंगार में मसरूफ होती, ऊपर बैठक में चला जाता। 10 रोज से वो मुतवातिर फारिस रोड के इस कुमार खाने में 200 रुपया हारने के लिए आ रहा था। कभी तो ये रुपए 3 हाथों ही में खत्म हो जाते और कभी उनको हारते हारते सुबह हो जाती। 11वें रोज बिजली के खंबे के पास जब टैक्सी रुकी तो उसने अपनी नाक पर मोटे मोटे शीशों वाली ऐनक जमाकर और धोती की लांग ठीक करके एक नजर दाएं जानिब देखा तो उसे एकदम महसूस हुआ कि वो 10 रोज से उस बदशक्ल औरत को देख रहा है। हस्बे दस्तूर टूटा हुआ आईना सामने रखे लकड़ी के तख्त पर बैठी सिंगार में मसरूफ थी। लोहे के जंगले के आस पास उसने गौर से उस उधेड़ उम्र की औरत को देखा। रंग सियाह, जिल्द चिकनी, गालों और ठोड़ी पर नीले रंग के छोटे छोटे सुई से गुंदे हुए दायरे जो चमड़ी की सियाही में करीब करीब जज्ब हो गए थे। दांत बहुत ही बदनुमा, मसूड़े पान और तंबाकू से गले हुए। उसने सोचा इस औरत के पास कौन आता होगा। लोहे के जंगले की तरफ जब उसने एक कदम और बढ़ाया तो वो बदशक्ल औरत मुस्कुराई। आईना एक तरफ रखकर उसने बड़े ही भोंडेपन से कहा, क्यों सेठ, रहेगा? उसने और ज्यादा गौर से उस औरत की तरफ देखा जिसे इस उम्र में भी उम्मीद थी कि उसके ग्राहक मौजूद हैं। उसको बहुत हैरत हुई। चुनाचे उसने पूछा, भाई तुम्हारी क्या उम्र होगी? ये सुनकर औरत के जज्बात को धक्का सा लगा। मुंह बिसोर कर उसने मराठी जुबान में शायद गाली दी। उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। चुनाचे उसने बड़े खुलूस के साथ उससे कहा, भाई मुझे माफ कर दो, मैंने ऐसे ही पूछा था, लेकिन मेरे लिए बड़े अचंभे की बात है, हर रोज तुम सज धज कर यहाँ बैठती हो, क्या तुम्हारे पास कोई आता है? औरत ने कोई जवाब न दिया। उसने फिर अपनी गलती महसूस की और उसने बगैर किसी तजस्सुस के पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? औरत जो पर्दा हटाकर अंदर जाने वाली थी रुक गई। गंगूबाई। गंगूबाई, तुम हर रोज कितना कमा लेती हो? उसके लहजे में हमदर्दी थी। गंगूबाई लोहे के सलाखों के पास आ गई। 6-7 रुपए, कभी कुछ भी नहीं। 6-7 रुपए और कभी कुछ भी नहीं। गंगूबाई के ये अल्फाज दोहराते हुए उन 200 रुपयों का ख्याल आया जो उसकी जेब में पड़े थे और जिनको वो सिर्फ हार देने के लिए अपने साथ लाया था। उसे मान एक ख्याल आया, देखो गंगूबाई, तुम रोजाना 6-7 रुपए कमाती हो, मुझसे 10 ले लिया करो। रहने के? नहीं, लेकिन तुम यही समझ लेना कि मैं रहने के दे रहा हूं। ये कहकर उसने जेब में हाथ डाला और 10 रुपए का एक नोट निकालकर सलाखों में से अंदर गुजार दिया। ये लो। गंगूबाई ने नोट ले लिया, लेकिन उसका चेहरा सवाल बना हुआ था। देखो गंगूबाई, मैं तुम्हें हर रोज इसी वक्त 10 रुपए दे दिया करूंगा, लेकिन एक शर्त पर। शर्त? शर्त ये है कि 10 रुपए लेने के बाद तुम खाना वाना खाकर अंदर सो जाया करो, रात को मैं तुम्हारी बत्ती जलती ना देखूं। गंगूबाई के होंठों पर अजीबो गरीब मुस्कुराहट पैदा हुई। हंसो नहीं, मैं अपने वचन का पक्का रहूंगा। ये कहकर वो ऊपर कुमार खाने में चला गया। सीढ़ियों में उसने सोचा, मुझे तो ये रुपए हारने ही होते हैं, 200 ना सही, 190 सही। कई दिन गुजर गए। हर रोज हस्बे दस्तूर उसकी टैक्सी शाम के वक्त बिजली के खंबे के पास रुकती। दरवाजा खोलकर वो बाहर निकलता। मोटे शीशों वाली ऐनक में से दाईं जानिब गंगूबाई को आहनी सलाखों के पीछे तख्त पर बैठी देखता, अपनी धोती की लांग ठीक करता।
जंगले के पास पहुंचता और 10 रुपए का एक नोट निकालकर गंगूबाई को दे देता। गंगूबाई उस नोट को माथे से छूकर सलाम करती और वो 190 हारने के लिए ऊपर कोठे पर चला जाता। इस दौरान में 2-3 मर्तबा रुपया हारने के बाद जब वो रात को 11 बजे या 2-3 बजे नीचे उतरा तो उसने गंगूबाई की दुकान बंद पाई। एक दिन हस्बे मामूल 10 रुपए देकर जब वो कोठे पर गया तो 10 बजे ही फारिग हो गया। ताश के पत्ते कुछ ऐसे पड़े कि चंद घंटों ही में 190 रुपयों का सिफाया हो गया। कोठे से नीचे उतरकर जब वो टैक्सी में बैठने लगा तो उसने क्या देखा कि गंगूबाई की दुकान खुली है और वो लोहे के जंगले के पीछे तख्त पर यूं बैठी है जैसे ग्राहकों का इंतजार कर रही है। टैक्सी में से बाहर निकलकर वो उसकी दुकान की तरफ बढ़ा। गंगूबाई ने उसे देखा तो घबरा गई, लेकिन वो पास पहुंच चुका था। गंगूबाई, ये क्या? गंगूबाई ने कोई जवाब न दिया। बहुत अफसोस है, तुमने अपना वचन पूरा न किया। मैंने तुमसे कहा था रात को मैं तुम्हारी बत्ती जलती न देखूं, लेकिन तुम यहाँ इस तरह बैठी हो। उसके लहजे में दुख था। गंगूबाई सोच में पड़ गई। तुम बहुत बुरी हो, ये कहकर वो वापस जाने लगा। गंगूबाई ने आवाज दी, ठहरो सेठ। वो ठहर गया। गंगूबाई ने हौले हौले एक एक लफ्ज चबाकर अदा करते हुए कहा, मैं बहुत बुरी हूं, पर यहाँ चांगली भी कौन है? सेठ, तुम 10 रुपए देकर एक की बत्ती बुझाते हो। जरा देखो तो कितनी बत्तियां जल रही हैं। उसने एक तरफ हटकर गली के साथ साथ दौड़ती हुई जंगला लगी दुकानों की तरफ देखा। एक ना खत्म होने वाली कितार थी और बेशुमार बत्तियां रात की कसीफ फजा में सुलग रही थीं। क्या तुम ये सब बत्तियां बुझा सकते हो? उसने अपनी ऐनक के मोटे मोटे शीशों में से पहले गंगूबाई के सर पर लटकते हुए रोशन बल्ब को देखा, फिर गंगूबाई के मटमैले चेहरे को और गर्दन झुकाकर कहा, नहीं गंगूबाई, नहीं। जब वो टैक्सी में बैठा तो उसकी जेब की तरह उसका दिल भी खाली था।